हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं, तो जैसे कि आपको पता है हम क्लास 12th का जो है हाफ ईयरली का पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें मैंने आपका क्लास 12th का हाफ ईयरली का पेपर जो हम कर रहे थे यूके बोर्ड का, उसका ए पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, यानी क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज जो स्टार्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 18 से। ठीक, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ये पेपर सॉल्व करना, क्योंकि ये जब पेपर आप सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा पेपर कैसा आता है और कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके रिपीट हो सकते हैं, तो इसलिए इसको पेपर को करना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ेंगे, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर राउट्स लॉ पढ़ेंगे। तीन की डेफिनेशन आपको यहाँ पे देनी है। ठीक है, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर मतलब स्थिर क्वांथी विलयन क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है इसमें। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम देखेंगे एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या है कि लिखा हुआ है जैसे कि एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लिक्विड। जैसे सपोज आपने एक लिक्विड ये लिया है, एक लिक्विड ये लिया है, तो जब आप इनका क्या करते हो, मिक्स करते हो। आप जैसे ही आपने मिक्स करा, सपोज ए बी बना, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है सपोज वो बना, जैसे मान लो पहले मान लो इसका 80 था, इसका 100 था, तो जब ये मिक्स हो गया तो मान लो इनका हो गया 90। ठीक, तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर उसको बोलते हैं जिनका क्या होता है, सेम बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है एंड सेम कंपोजिशन इन दियर वेपर एंड लिक्विड फेज। यानी यहाँ पे ए के जो मोल फ्रैक्शन होंगे और बी के जो मोल फ्रैक्शन होंगे, ठीक है, ए के लिक्विड फेज में और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, और बी के लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, जब ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, इसको हम लिक्विड लिख सकते हैं, इसको वेपर लिख सकते हैं, इसको लिक्विड लिख सकते हैं, इसको वेपर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब इनके लिक्विड फेज में और वेपर फेज में कंपोजिशन, या कंपोजिशन को आप मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, मोल प्रवाज, तो जब ये इक्वल होते हैं तो इस तरीके का जो मिक्सचर होता है उसको एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो यानी दो या दो से अधिक द्रव पदार्थों का संयोजन है जिनके क्वथनांक समान होते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दोनों का सेम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने ए और बी को मिलाया, तो ए और बी को मिलाया तो जब उनका बॉइलिंग पॉइंट 90 हो गया, जैसे मान लो इसका 80 था, इसका 100 था, तो मिक्स करने के बाद दोनों का 90 हो गया। जब आप दोनों को मिला दोगे ना ए बी, तो सपोज इसका कितना हो गया 90, तो सेम इनका क्या होता है, क्वथनांक हो जाता है। और इनके जो कंपोजिशन होता है, ठीक है, कंपोजिशन को एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, मात्रा। ठीक है, या आप इसको संरचना बोला मैंने, यहाँ पे संरचना लिखा हो तो इसको मोल अंश लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, मोल अंश, यानी मोल फ्रैक्शन, वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए लिक्विड फेज में और वेपर फेज में, यानी द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में। तो इस तरीके का जो विलयन होता है उसको एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। तो सेकंड हम देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिन्हें अणुसंख्यक गुण भी बोलते हैं। ठीक है, तो अणुसंख्यक गुण वो होते हैं जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, मगर विलय की रासायनिक प्रकृति पर नहीं करते। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो आपने कोई सॉल्वेंट लिया, क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है, जिसको हिंदी में विलायक बोलते हैं, और इसमें आपने मिलाया विलय, जिसको सल्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये सॉल्वेंट जो विलायक है आपका, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कणों की संख्या पे निर्भर कर रहा है, ये नहीं, और इस पे निर्भर नहीं करता कि आपने विलय क्या लिया है, केवल क्या किस पे डिपेंड करता है, कितने कण उसके अंदर उपस्थित हैं विलय के, यानी इस विलायक में विलय के यहाँ पे कितने कण उपस्थित हैं उस पर निर्भर करता है। तो ऐसे गुण आपके कौन से होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी अणुसंख्यक गुण होते हैं। ठीक है, यानी विलायक में उपस्थित जो विलय होता है, अगर विलायक उसके कणों पे निर्भर कर रहा है, केवल कि उसके कण 10 हैं, 20 हैं, उसके अंदर 40 हैं, उनकी संख्या पे निर्भर कर रहा है, मगर ये नहीं निर्भर कर रहा कि उनकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ऐसे गुण आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं, अगर आपके नंबर ऑफ, जैसे आपने यहाँ पे लिया सॉल्वेंट, ठीक है, और आपने यहाँ मिक्स करा सोल्यूट, तो अगर आपका सॉल्वेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सोल्यूट में, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स में डिपेंड कर रहा है अगर, ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। यदि सॉल्वेंट नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है,
उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ऐसी प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है। ठीक है, उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसमें कितने तरह की कॉलिगेटिव आप प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होंगी। यहाँ पे ऑस्मेटिक प्रेशर पढ़ा होगा, वेपर प्रेशर लोअरिंग पढ़ा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन पढ़ा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पढ़ा होगा, यानी वाष्प में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, प्रासरण दाब, ये सब क्या है आपके अणुसंख्यक गुण हैं, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको इतना लिखना था। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, यानी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, और उसके दो राइट दियर कॉन्सिक्वेंसेस, यानी इसके परिमाण भी बताना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो, ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो है मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। ठीक है, जब मैंने प्रीवियस ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चन कराए हैं तो वहीं से मैंने ये लिया है आपका। तो यहाँ पे क्या है कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो अगर आप अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हो, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, पहले जो यहाँ पे एटम होगा उसका साइज बहुत बड़ा होगा, फिर दूसरे वाले का थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर दूसरे वाले का और छोटा हो जाएगा, फिर यहाँ से और छोटा हो जाएगा, और छोटा और छोटा। इस तरीके से साइज जो होता है डिक्रीज़ होता है आपका। लेफ़्ट से राइट जाने पे साइज जो होता है डिक्रीज़ मतलब कम होता रहता है, यानी परमाणु का आकार जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे न्यूक्लियस में, यानी नाभिक में जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस धनात्मक आवेश होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ता है आपका। क्या बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, यानी परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ती रहती है, धीरे धीरे क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। और जब ये पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ती रहेगी तो वो क्या करेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता रहेगा। जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है ना, उनके अपनी ओर ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा। तो जब ये बाहर के इलेक्ट्रॉन पास आएंगे तो ये साइज क्या होगा, धीरे धीरे छोटा होता रहेगा, है ना। जैसे मान लो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब वो यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो अब एटम का साइज कितना होगा, केवल इतना ही लेंगे हम, ये तो होगा ही नहीं ना। जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को देखते ना, एटम का साइज कैसे निकाला जाता है, न्यूक्लियस से जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ तक। अब जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा तो इतना हो जाएगा इसका साइज। तो इस तरीके से क्या होता है, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ने पे, परमाणु क्रमांक बढ़ने पे, जो उसके न्यूक्लियस होता है यानी नाभिक में आवेश की मात्रा बढ़ने लग जाती है, यानी धनात्मक आवेश बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसमें आकर्षण बल बढ़ जाएगा और उसका साइज वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब अंदर की तरफ आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। इसी को हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में बी डिफाइंड एज द डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, यानी जो एटॉमिक रेडियाई, क्योंकि साइज का मतलब एटॉमिक रेडियाई कम हो गई है, ठीक है, धीरे धीरे कम होगी, एंड आयनिक रेडियाई ऑफ ए लेंथेनाइड विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, किनका, लेंथेनाइट सीरीज का जो है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने पे, जैसे मैंने बताया एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका न्यूक्लियस यानी नाभिक में आवेश बढ़ेगा, ठीक है। द रेगुलर, तो लेंथेनाइट का क्या होता है, इंक्रीज, एटॉमिक नंबर बढ़ने पे एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती है। द रेगुलर डिक्रीज यानी कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको, डिक्रीज होने को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, इन द साइज ऑफ एटम आयन विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज नोन एज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन लिखनी थी। तो ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आपको लिखना था। बाकी ये भी लिख सकते हो कि आप जब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो ना, तो यहाँ पे ना जैसे जैसे एटम के अंदर ना एफ ऑर्बिटल आती है, क्या आती है, एफ ऑर्बिटल आती है इसके अंदर। एटम के अंदर एफ ऑर्बिटल आने से क्या होता है, एफ ऑर्बिटल का जो होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ये मैंने अभी कुछ इससे पहले किसी क्वेश्चन में भी आपको बताया था, ठीक है। एफ ऑर्बिटल का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण होता है वो न्यूक्लियस का चार्ज हो ज़्यादा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाएगा, और जिससे क्या होगा, उसका साइज कम हो जाएगा, ठीक है। जैसा अगर मैं बोलूं सिंपल लैंग्वेज में, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है, नहीं, न्यूक्लियस मतलब नाभिक, ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी ओर खींच रहा है। अब यहाँ पे क्या है, बीच में एफ ऑर्बिटल आ रखी है आपकी, क्या आ रखी है, एफ ऑर्बिटल। तो एफ ऑर्बिटल की जगह अगर यहाँ पे एस ऑर्बिटल होता, ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का उतना ज़्यादा प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है, इफेक्ट नहीं पड़ता। मगर एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, यानी ये बचाव नहीं कर पाता। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको पूरा का पूरा
बाहर तक जाने देता है, यानी इलेक्ट्रॉन तक जाने देता है। एफ इस पॉजिटिव चार्ज को रोक नहीं पाता, मतलब यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे एफ है तो ये इसको रोक नहीं पाता है, यानी पुअर है इसका शील्डिंग इफेक्ट, यानी शील्ड करना कम है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन तब ये पास आ जाता है यहाँ से, जब ये प्लस यहाँ से इसको खींचेगा ना, ये फोर्स लगाएगा तो ये यहाँ से पास आएगा। ठीक है, मगर यहाँ पे वैसे अगर यहाँ पे एस होता तो वो ये जो यहाँ से ये प्लस जा रहा है उसको कुछ यहाँ पे रोक देता। ठीक है, और रोक देता तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे कम पॉजिटिव चार्ज आता, जिससे कि ये पास नहीं आ पाता आपका। ठीक है, और साइज आपका छोटा नहीं होता। मगर यहाँ पे एफ आ गया और एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो सारा का सारा एफ पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे क्या होगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इसके अंदर आप लिखना है सेकंड पॉइंट। तो यहीं पे मैंने हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन किया है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने पे परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या घटती है। परमाणु क्रमांक के बढ़ने के कारण जैसे जैसे आपका परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो उसके नाभिक में जो नाभिक होता है उसमें आवेश की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जिससे उसका संकुचन होने लग जाता है। ठीक है, लेंथेनाइट संकुचन होने लग जाता है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर दिया है। जो परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण जो नाभिक में धनावेश होता है, नाभिक में धनावेश जो होता है उसका मान बढ़ने लग जाता है, जिससे परमाणु में संकुचन होने लगता है। ठीक है, इस संकुचन को ही लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। यानी परमाणु अब आपका प्लस चार्ज बढ़ गया, प्लस चार्ज क्या करेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये लिखा हुआ कि लेफ्ट से राइट की तरफ हम आवर्त सारणी में चलते हैं तो नाभिक आवेश बढ़ता है, ये यहाँ लिखा हुआ है। देखो एफ ऑर्बिटल के परिरक्षण प्रभाव जो होता है वो कम होता है, यानी एफ जो होता है वो इस प्लस आवेश एफ जो होता है, मान लो ये प्लस है, जो यहाँ पे जो एफ होगा उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने परिरक्षण प्रभाव कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, पॉजिटिव जो होगा वो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपनी ओर आसानी से खींच लेगा, जिससे इसका साइज कम हो जाता है। ठीक है, अगला जो यहाँ पे देखना है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है आपके। ठीक है, यानी परिमाण क्या है लेंथेनॉइड संकुचन के आपके। तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, रेडियस सेम हो जाती है, आयनिक रेडियाई बोलो या एटॉमिक रेडियाई बोलो, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी सेम हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, इनका सेपरेशन, इनको अलग अलग करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन मतलब सब जब प्रॉपर्टी सेम दिखा रहे हैं तो कौन सा होगा, कौन कौन सा होगा, ये दिखाना यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दीज एलिमेंट अगर टुगेदर इन नेचुरल मिनरल्स, यानी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, इनका जो ये ना एक साथ मिलते हैं नेचर से, तो जिससे इनका सेपरेट करना फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसमें भी यही आपका है। ठीक है, तो लेंथेनॉइड संकुचन के कारण परमाणु त्रिज्या में छोटे परिवर्तन से लेंथेनॉइड को अलग करने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो दूसरा है कि लेंथेनॉइड संकुचन के कारण ये तत्व प्राकृतिक खनिजों में एक साथ होते हैं, फिर इन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है ना। तो यही है कि जब सेम प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं तो फिर उनको अलग अलग जो है मतलब अलग अलग रखना, मतलब अलग अलग पहचान करना मुश्किल हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये क्यों होता है, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि फिनॉल से बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से टाउलिन, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो फिनॉल से आपको बेंजीन बनाना था तो Zn से रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ से O अलग हो जाएगा आपका, O अलग होगा, ZnO, आपको पता है ना रिडक्शन में ऑक्सीजन अलग होता है, तो ऑक्सीजन अलग होगा और ये H जो है वो यहीं जो बेंजीन रिंग है उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे बेंजीन बन गया। दूसरा था क्लोरोबेंजीन से टाउलिन। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन की आप CH3Cl से और Na से रिएक्शन कराओगे ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपका टाउलिन बन जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड में आपको करना था क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। तो पहले हमने बेंजीन से क्या में किस में बदला, फिनॉक्साइड आयन में बदला, तो उसके लिए हमने NaOH से रिएक्शन कराई। तो ये तो यहाँ पे जो ONa है ये यहाँ पे जाके चला गया, तो ये फिनॉक्साइड आयन बना। फिर इसका हमने डाइल्यूट HCl के साइज का एसिडिफिकेशन करा, तो यहाँ से क्या होगा, आपका ये जो Na है और ये Cl तो अलग हो जाएगा, ये H जाके यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये आपका फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को
आपको डिस्टिंग्विश करना है ऑन द बेसिस ऑफ डी हाइड्रोजिनेशन प्रोडक्ट, यानी वी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के कारण अभिक्रिया के आधार पे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर लिखना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं। तो डी हाइड्रोजिनेशन के हिसाब से देखना है आपको। तो यहाँ पे आपने क्या लिया, 1 डिग्री अल्कोहल लिया, ये लिया आपने 2 डिग्री अल्कोहल, और ये लिया आपने 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो तीनों अल्कोहल आपने लिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कॉपर लिया, कॉपर लिया, कॉपर लिया। ठीक है, कॉपर से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन को अलग करना है। तो एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से अलग हो गया, तो ये बन गया CHO। एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से अलग किया, तो ये बन गया कीटोन। ये वाला क्या होता है, इसमें वाटर अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे वाटर अलग हो जाएगा आपका। तो ये H और O, ठीक है, और यहाँ पे इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका वाटर अलग होगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे एल्कीन आता है, क्या आता है, एल्कीन फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे कीटोन एल्डिहाइड होता है ना, 3 डिग्री अल्कोहल आपका एल्कीन देता है। ठीक है, तो ये इन तीनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल बनाए ओ एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाएगा, और 3 डिग्री एल्कीन बनाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखना था, और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस लिखना है आपको। मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस, और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस लिखना है। देखो, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंस आता है एग्जाम में। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। जैसे मान लो आपने A + B से C बनाया, तो ये 1 और ये 2, ये रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है यहाँ पे, 2। तो इसको हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन इन लॉ एक्सप्रेशन, यानी जो इनकी पावर होती है ना, जो भी रिएक्टेंट की पावर होती है, उनकी जो पावर होती है उनका सम। मान लो यहाँ पे A है, ये B है, तो A + B जो होता है वो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पावर प्लस करते हैं, वहाँ पे आपका रिएक्टिंग स्पीसीज देखते हैं कितनी है। ये थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट है, और ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। ठीक है, ये जीरो नहीं हो सकता, मगर ये जीरो हो सकता है। आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखा होगा। ठीक है, इसके बाद बाकी डिफरेंस, बाकी पॉइंट भी आप लिख सकते हो, आप खुद से भी बना सकते हो उसके। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। लैंथोनाइड जो है मैक्सिमम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये 4, 5, 6 कर सकता है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन आर हायर होती है, इसकी 5 बाइंडिंग एनर्जी जो होती है 5F इलेक्ट्रॉन की वो लोअर होती है। 4F इलेक्ट्रॉन हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, 5F का पुअर होता है। ठीक है, यानी 4F थोड़ा अच्छा होता है कंपेयर टू 5F से। अगला है 22 में, आपको इनमें इनकी कंप्लीट करनी इन रिएक्शनों को, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका, जैसे CH3 CH2 CH2O CH2 HBr दे रखा था। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इसमें HBr की रिएक्शन करानी। तो क्या करोगे, यहाँ से ये पूरा आपका जो है CH3, हाँ ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या अलग होगा, सॉरी यहाँ पे CH3 होगा आपका। ठीक है, तो ये पे CH3 है, तो यहाँ से एक CH3 और Br आपका यहाँ से अलग हो जाएगा, और ये H जाके यहाँ जुड़ जाएगा, यानी फिनॉल बन जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, ये जो आपका ये है वो Br ये अलग हो जाएगा, और यहाँ सॉरी O के साथ H जुड़ जाएगा, तो ये फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, C2H5Br निकल जाएगा आपका। यहाँ पे भी क्या होगा, ये तीनों पोजीशन में जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, Br, और ये तब है जब एक्सेस में लेते हैं इसको। ठीक है, अगर आप कम लोगे तो अलग अलग बनेगा, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। अगला आपको इन तीनों को बैलेंस करना है, सॉरी बैलेंस हो रहा, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये तीनों रिएक्शन है आपकी। तो यहाँ पे देखना Sn+2 से ये Sn+4 में कन्वर्ट होगा, और ये Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और ये H2O3 2- से SO4 2- में कन्वर्ट होगा। तो ये ध्यान आपको देना है तीनों रिएक्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दर्शाई की प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगता है वो हाफ टाइम का 10 गुना होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को पहले 99.9% का निकालना है, किसका, 99.9% को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये निकालेंगे 2.303 अपॉन K log A0 अपॉन
ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको बोला है कि 99% कंप्लीट हो रहा है, तो बचा कितना, अगर 100 में से मैं इसको माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 0.1% बचेगा, कितना 0.1%, ठीक है। तो यानी ए नॉट तो हमारा वही रहेगा, ए कितना आ जाएगा, ए होता है हमारा फाइनल कंसनट्रेशन जो है, तो हमारा 0.1% बच रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिखूँगा मैं, जो स्टार्टिंग में हमारा ए नॉट अपॉन परसेंट है ना 0.1%, तो उसको अपॉन 100 लिख दिया। तो जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू, ये क्या है ए, देखो इसको ढंग से समझ लो थोड़ा सा। सपोज स्टार्टिंग में हमने लिया ए नॉट, क्या लिया, ए नॉट को ही हमने लिया, ठीक है। अब ए नॉट में से 99.9% कंप्लीट हो गया, तो बचेगा कितना, 0.1 बचेगा ना, ठीक है। तो जो ए फाइनल हमारा बचाएगा वो बचेगा हमारा 0.1%, किसका, स्टार्टिंग वाले का, ठीक है। तो यानी इस ए नॉट की जगह तो ए नॉट ही आ जाएगा, मगर ए की जगह कितना रखोगे आप, ये। अब इसको भी ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, 0.1 ए नॉट अपॉन 100, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए की जगह, बाकी ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा और ये यहाँ पे ऊपर जाएगा, है ना, पॉइंट हटाओगे, एक जीरो बढ़ाओगे, ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 मतलब 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को क्या लिखते हैं, 3 आगे आ जाएगा, 3 log 10 लिखेंगे, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 3 × 1 ये बच जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब हम हाफ लाइफ के लिए निकालें, आधे के लिए। तो देखो स्टार्टिंग में हमने ए नॉट लिया, तो जब बताओ हाफ जब कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, हाफ ही तो बचेगा, यानी 50, हाफ का मतलब 50% कंप्लीट हो गया तो 50% बचेगा। तो ए नॉट का हम निकालेंगे 50%, कितना 50%, यानी 50/100, तो 0 से गया तो ये बचेगा ए नॉट अपॉन 2, तो ए नॉट अपॉन 2 निकला, ठीक है। 50/100 लिखा, यहाँ से इसको काटा 2 बार, तो ए नॉट से ए नॉट करा, 2 ऊपर चला गया, log 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे log 2 की वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू होती है log 2 की रखोगे। इसके बाद अगर आप देखो, ये मेरी ये हाफ लाइफ के लिए है और ये 99.9% के लिए है, दोनों का रेशियो अगर आप निकालो तो ये पहले वाले को ऊपर लिखा, दूसरे वाले को नीचे रखा, तो ये पूरे से पूरा कर दिया, केवल यहाँ पे 3/0.3010 बचा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको जब काटोगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा होगा ना, T99.9 अपॉन T1/2 इक्वल टू 10 आएगा, इसको उधर ले जा लेना, तो T99.9 इक्वल टू आएगा 10 × T1/2, तो यानी ये आपका 10 गुना आ गया, ठीक है। तो लगभग थोड़ा बहुत आपको इसमें समझ में आया होगा। ये क्या है, मेन आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना आना चाहिए दोनों में, ठीक है। स्टार्टिंग में तो आप ए नॉट ही लोगे, अब उसने पूछा है 99.9% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना 0.1%, तो 0.1% किसका निकालोगे आप, जो स्टार्टिंग में लिया ए नॉट का, ठीक है। सॉरी थोड़ा हो गया था, ठीक है। तो ए नॉट का 0.1% है, जैसे यहाँ पे था आधा कंप्लीट हो गया, यानी 50% कंप्लीट हो गया, तो बचा 50%, तो किसका लोगे, ए नॉट जो स्टार्टिंग में था, तो ए नॉट का 50% रखोगे नीचे, ठीक है। और उससे पहले एक क्वेश्चन था वो छूट गया आपका, यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आपको ड्राइव करना था, जो फॉर्मूला भी हमने लगाया ना वो आपको प्रूव करके दिखाना था। तो देखते हैं, तो ये है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको प्रूव करके दिखाना है यहाँ तक, ठीक है। तो देखते कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल सा है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, आपका जो पावर होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो सपोज आपने कोई रिएक्टेंट लिया, उससे प्रोडक्ट बनाया, यानी कोई अभिकारक लिया, उससे आपने उत्पाद बनाया, ठीक है। अब आपको इसका रेट लिखना है, रेट मतलब इसका वेग लिखना है, क्या लिखना है, वेग, रेट। तो कैसे लिखेंगे, -d, माइनस क्यों लगाए, यानी r जो होता है वो कम होता है, dt, ये माइनस क्या दिखाता है कि r धीरे धीरे यहाँ से कम हो रहा है, ठीक है, इक्वल टू k, और ये किसके इक्वल होगा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं r की पावर 1, ठीक है। ये 1 क्या शो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है आपकी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इतना आपने लिख लिया रेट को, अब इसको इधर लाना और इसको उधर ले जा लेना, ठीक है। तो ये dr/r, और ये जो r था वो उसके डिवाइड में चला गया, ठीक है, और ये dt तो इधर आ गया। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड।
अब आपको पता है ये जो आर नीचे इसका 1/r का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे ना तो log r होता है। क्या होता है? log r आएगा। तो वही करा यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ r, क्योंकि डी आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, x 1/x dx जो होता है उसका होता है log x। कितना होता है? log x होता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आप लिखोगे ln r माइनस के डी टी का होगा t, क्या होगा? t, और साथ में एक कॉन्स्टेंट वैल्यू लेते हैं c, ठीक है, प्लस c भी लिखते हैं जब इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये समझ में आ गया? डी टी का कितना होगा? t, और इसके साथ k पहले से, तो k लिख लिया हमने, तो ये हो जाएगा के टी प्लस c। इससे बना लिया फर्स्ट इक्वेशन। c होता है यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमें यहाँ पे c की वैल्यू पुट करनी है, तो कैसे निकालेंगे c की वैल्यू? तो यहाँ पे देखो, जब आपकी रिएक्शन आपने ये लिखी हुई थी, ठीक है, अब आपकी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई अभी। मान लो स्टार्टिंग में जब आप टाइम 0 लोगे, क्या लोगे? टाइम 0, तो उस समय जो आपका r होगा वो कितना होगा? वो होगा आपका r0, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे? इस ln r की जगह r0 रख दोगे, रख दिया, माइनस के की जगह t की जगह 0 रखा, स्टार्टिंग की बात हो रही है, तो t0 रखा प्लस c रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी? देखो ये 0 हो गया, तो c की वैल्यू आ गई ln r0 आ गई। ये जो c की वैल्यू है उसको यहाँ पर रख दो, ठीक है, रख दिया। अब यहाँ पे देखो ln है, माइनस के टी है, माइनस के टी है, और c की वैल्यू आ गई ln r0। अब क्या करना है? यहाँ से के टी को इधर ले आ लेना और इसको इधर ला जाना, तो लेके आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ln r0 और ln r, तो यहाँ पे आपने सब फॉर्मूला पढ़ा होगा log a माइनस log b का, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं log a अपॉन b। क्या लिखते हैं? a अपॉन b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, ln को लिख दिया और r0 अपॉन r लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से हमें k निकालना है, तो t भी यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनना था वैसे? k इक्वल टू 1/t ln r0 अपॉन r। अब इस ln को log में बदलने के लिए, ln को log में बदलने के लिए इतने से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो ये 1/t ln की जगह लिख देंगे 2.303 log r0 अपॉन r, ठीक है। तो इस तरीके से 2.303 log आया आपका, किसकी जगह? ln की जगह, ठीक है। और जो ये आपका आया है, यही आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या आया है? फॉर्मूला आया है जो उसने पूछा है। कभी कभी वो ये निकालने के लिए भी बोलता है, ठीक है। तो ये अभी इसने बोला नहीं है निकालने के लिए, तो ये अभी आपको निकालना भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि मेंशन द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, यानी ऐसे ऐसे कौन से कारक हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ पे जो कौन कौन से फैक्टर हैं आपके, अगर आप देखो तो पहला है रिएक्शन कंसंट्रेशन, यानी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी जितनी ज़्यादा अभिकारक की सांद्रता होगी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा आपकी रिएक्शन होगी, यानी उतनी फास्ट होगी। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, उत्प्रेरक जितना ज़्यादा होंगे रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन उतनी जल्दी जल्दी होगी। नेचर एंड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की प्रकृति और अवस्था पे भी निर्भर करता है। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक का सतह क्षेत्रफल, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया वो एक्वायर होगा उतना ज़्यादा आपकी रिएक्शन होगी। यानी अभिकारक का जितना ज़्यादा सतह वो घेरेगा उतना ज़्यादा इसका क्या होगा, आपकी अभिक्रिया की क्या होगी, स्पीड होगी, यानी अभिकारक की क्या होगा, वेग होगा, ठीक है। इसका सिंपल सा एग्जांपल पूछा जाता है, बताया जाता है, जैसे आपका शुगर हो गया, चीनी। तो अगर चीनी को साबुत डालोगे पानी में तो थोड़ा टाइम लेती है घुलने में। अगर आपने चीनी को पीस के तब पानी में डाल दिया तो जल्दी घुल जाएगी। क्यों? क्योंकि पीसने के बाद उसका एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, अभी सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, उसकी गति तेज हो जाएगी घुलने की, यानी अभिक्रिया की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। हाउ कैन दिस टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट
बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली, ठीक है। तो ये आपको अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट तो बढ़ता है, आपका रेट जो होता है ना, स्पीड्स होती है रिएक्शन की, वो इंक्रीज हो जाती है। तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है हर 10 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया है ना, तो वहाँ पे रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा हर 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो दी रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल विद राइज इन टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस फॉर ए रिएक्शन। यानी 10 डिग्री तापमान में वृद्धि के साथ जो आपका दर स्थिरांक होता है वो 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जैसे ही आप टेम्परेचर को कितना 10 डिग्री से बढ़ाओगे तो जो रेट कांस्टेंट है, नहीं दर स्थिरांक है, वो डबल हो जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपको ये हो गया। दूसरा उसने पूछा था कि उसको रिप्रेजेंट करना है आपको, तो इस तरीके से क्वांटिटिवली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है फॉर्मूला K = A e -E0 अपॉन RT। तो K होता है यहाँ पे रेट कांस्टेंट, A होता है आरएनएस इक्वेशन, E0 होता है आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन, R होता है यहाँ पे क्या गैस कांस्टेंट, T होता है यहाँ पे टेम्परेचर। अगर यहाँ पे आप देखो, ठीक है, तो ये K का फॉर्मूला होता है। तो K यहाँ पे वेग स्थिरांक, A आपका यहाँ पे आरएनएस नियतांक, ठीक है, आरएनएस फैक्टर जो यहाँ पे बोलते हैं, G गैस नियतांक, T टेम्परेचर, E सक्रियण ऊर्जा। तो यही इसी में आपको मात्रात्मक रूप यानी इस तरीके से लिखना था इसको, ठीक है, और कुछ नहीं करना था। तो देखो ये चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी गई थी, ठीक है। देखो कैसी कैसी चीज़ें पूछता है, तो इसलिए बोला जाता है कि आपको थोड़ा डीप आपको पढ़ना है ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। बहुत से बच्चों को फिर ये समझ में नहीं आता इसमें करना क्या है, तो इसलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, वहाँ पे आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पास एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है ना, जिसका फॉर्मूला ये है, यानी एक प्राथमिक एल्किल हैलाइड है जिसका फॉर्मूला ये है। इसकी रिएक्शन KOH से करवाई। अब KOH से रिएक्शन कराने पे इसने एक B कंपाउंड दिया, B इज़ रिएक्टेड HBr। जो B होगा वो HBr से रिएक्शन करेगा तो वो C देगा, ठीक है। जो आइसोमर्स होगा A का, जो आपने स्टार्टिंग में लिया था ना, उसका आइसोमर्स होगा। व्हेन A इज ट्रीटेड विद Na इट गिव कंपाउंड। जब उसको हम Na से रिएक्शन कराते हैं, व्हेन A की जब हम ना Na से रिएक्शन कराते हैं, इट गिव्स कंपाउंड D, ये D कंपाउंड देता है और वो देता है C8H18 विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। जब अगर हम N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड यूज़ करेंगे ना, ठीक है, ये जो हमने स्टार्टिंग में ये लिया था ना, ये इसका अगर हम N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेंगे तो उससे डिफरेंट होगा जो यहाँ पे आपका बनेगा, ठीक है, जो Na से रिएक्शन करने पे बना। तो इन सब के आपको फॉर्मूला और रिएक्शन देना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे जो हमें दे रखा था C4H कितने दे रखे थे, 3 2 5 2 7 2 9 H9Br, ये जो हमें दे रखा था, इसके ना इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि CH3CH2CH2Br लिख दिया, एक तरीका ये है CH3CH2Br और यहाँ पे CH3 लिख दिया। दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अब आपको तो वो दे दिया उसने C4H9Br, तो आप कौन सा तरीका यूज़ करोगे, ये वाले तरीके से रिएक्शन कराओगे या इस रिएक्शन से कराओगे। तो उसने एक लाइन लिखी थी कि जो N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है, जब हम उसकी सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो जो हमारा C8 ये बन रहा है वो नहीं बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो मतलब आपको ये वाला कंपाउंड तो लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जब हमने Na से रिएक्शन कराई तो जो C8H18 है वो कंपाउंड बनेगा ही नहीं, मतलब उससे अलग बन रहा है। जब इसकी सोडियम से रिएक्शन कराई तो यहाँ पे जो बना वो अलग बना, C8H18 नहीं बना। तो इसका मतलब हम ये नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, ये लेंगे, ठीक है। तो ये कंपाउंड लिया, सबसे पहले उसने बोला था KOH एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराना, ठीक। तो एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, KBr अलग हो जाएगा और जो OH होगा वो आपका क्या करेगा, यहाँ से इन दोनों में से एक H को अलग करेगा, ठीक।
तो वहाँ से उसने क्या करा, यहाँ से एक H को अलग कर दिया। तो जैसे अलग H अलग होगा OH ये होगा तो H2 बन जाएगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब इसकी रिएक्शन बोला था उसने HBr से करानी है, तो HBr से रिएक्शन कैसे कराओगे? H प्लस Br, तो H प्लस और Br यहाँ पे मार्कोनी-रॉफ रूल लग जाएगा आपका। तो Br तो वहाँ जाएगा जिसमें हाइड्रोजन कम है और H उसमें चला जाएगा जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो अगर आप इन दोनों को देखो तो C में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो Br उसके साथ जुड़ जाएगा और इसमें हाइड्रोजन है CH2 में, तो वहाँ एक हाइड्रोजन और चल जाएगा, यानी H प्लस जाएगा इधर और Br जाएगा इधर। तो ये क्या हो गया? Br यहाँ जुड़ गया और CH2 था, CH3 हो गया आपका। ये कंपाउंड बना हमारा C। ठीक है, A से पहले B बना, ये वाला B है हमारा, B से फिर C बना। अब उसने बोला C की जो NaC रिएक्शन कराओ, तो NaC रिएक्शन कैसे कराएंगे? NaC रिएक्शन कराओगे तो NaBr। देखो यहाँ पे जो Na है ना वो इस तरीके से 2 बार लिखना पड़ेगा, मैं 2 मॉलिक्यूल लिखा है ना वैसे। तो जो आपका CH3Br और इसमें CH3 ऐसे लिखोगे। ठीक है, 3 CH3 है ना तो 3 लगा देंगे, बीच में Na आएगा और इधर भी इसी तरीके से यानी 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे आपको यहाँ पे। कितने? 2। एक इधर साइड लिया, एक इधर साइड लिया और बीच में Na। अब आपको यहाँ से NaBr अलग करना ही है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे 2 लगा देंगे, इसमें 2 NaBr अलग हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये यहाँ से ये दोनों अलग हो जाएंगे, तो ये जो कंपाउंड होगा और ऐसा ही दूसरा जो होगा वो दोनों मिल जाएंगे, तो ये D बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C8H18। ठीक है, ऐसे था ना वो, मैंने मिटा दिया उसको। Br प्लस NaBr CH3। तो जब आप यहाँ से इसको अलग कर दोगे तो क्या बनेगा? ये वाला कंपाउंड है ना, और ये वाला कंपाउंड आपस में जुड़ जाएगा ऐसे CH3। ठीक है, तो ये कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम D बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर करना था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगला आपको यहाँ पे पैसेज दे रखा था 26 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पैसेज में आपको ये पढ़ना था, जिसके बाद आपको बताना संक्रमण तत्व किन्हें बोलते हैं, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, और डी ब्लॉक में अधिक स्थायित्व क्यों होता है। ठीक है, ये लिखना था। जैसे ये पैराग्राफ दे रखा था, तो यहाँ पे व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, व्हाट आर दीज कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था आपका CRO CU का, और डी ऑर्बिटल्स एक्वायर मोर स्टेबिलिटी, इनके अंदर मोर स्टेबिलिटी की होती है वो भी आपको बताना था। ठीक है, तो देखते हैं, तो पहले भी करवा रखा है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं संक्रमण तत्व। तो जो S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं ना, आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो कुछ इस तरीके से होती है पीरियोडिक टेबल। तो ये S होता है इधर, इधर P होते हैं, इधर D होते हैं। तो ये जो D वाले होते हैं सारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, यानी संक्रमण तत्व होते हैं। ठीक है, तो क्यों रीज़न क्या है इसका? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच की होती है, तो इसलिए, और ये ट्रांजिशनल बिहेवियर शो करते हैं, तो इसलिए ट्रांजिशनल बिहेवियर शो करते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है या एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उसको इसको लिख लेना हिंदी में, क्योंकि मैंने हिंदी में नहीं लिखा है इसका। तो यही लिखना है कि जो S और P ब्लॉक के बीच का जो ब्लॉक होता है उसको हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं। और रीज़न में ये लिख लेना क्योंकि इनकी जो गुण होते हैं, इन्हें पहले लिखोगे, इन्हें संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो गुण होते हैं वो S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच के पाए जाते हैं, और ये जो होते हैं केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुणों में क्या ट्रांजिशनल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपको लिखना है। ठीक, अगला है क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा था, तो क्रोमियम 24, तो यहाँ पे 4s2, वैसे 3d4 होना चाहिए था लास्ट में, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये 4s1 3d5 हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला कॉपर का यहाँ पे 4s2 3d9 था,
तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, तो 4s1 3d10। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है। अब ये शिफ्ट क्यों होता है? क्योंकि इस देखो डी में थे 4 इलेक्ट्रॉन पहले, अब 4 अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा? हाफ फिल्ड हो जाएगा। 5 ऑर्बिट होती हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो पहले इसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये खाली था। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा। हाफ फिल्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हाफ फिल्ड। अर्धपूर्ण भरित, अर्धपूर्ण हो जाएगा ये, ठीक है। और अर्धपूर्ण जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं आपके, तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं दोनों। जैसे दूसरे वाले में 9 इलेक्ट्रॉन थे, कितने थे? 9। तो उसको एक चाहिए था 10 करने के लिए, तो उसने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया उससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक है कि जो मैंने जिसका आंसर नहीं लिखा है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्यों होते हैं डी ब्लॉक के अंदर? क्योंकि इनके अंदर पाए जाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, के पाए जाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो ये क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड, यानी धात्विक आबंध बनाते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं? आपके स्टेबल यानी स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी। तो इतने क्वेश्चन थे आपके इस पूरे पेपर में, ठीक है। मैंने जो पेपर है बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करवाया, आपको ऐसे डीपली नहीं कर पढ़ाया है, ठीक है। तो जब मैं इन चैप्टर को पढ़ाऊंगा तब जाके इसको अच्छे से डीप में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ पे कि सबके आंसर मिल गए होंगे, थोड़ा थोड़ा बहुत इसमें समझ में भी आ गया होगा आपका, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत रहेगी तो कमेंट करना, मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगा आप लोगों ने, ठीक। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट।